शख्सियत जो क्रांति की धुनी रमाए, निडर, फक्कड़, योगी, चिंतक, लेखक, युग दृष्टा, अपने पुरजोर विरोधियों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाला भारतीय समाज का ध्रुव तारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर में 23 मार्च 1910 को एक मारवाड़ी परिवार में जन्म लिया एक ऐसे बालक ने जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका ही नहीं निभाई, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी अपनी बुलंद आवाज के बल पर एक सशक्त विपक्ष का किरदार भी बखूबी निभाया। 14 साल की किशोरावस्था में गया कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 16 वर्ष की आयु में गुवाहाटी सम्मेलन में भाग लेने वाला इस तरुण का विद्रोही स्वभाव लीग ऑफ नेशन में दिखा, जहां ब्रितानी हुकूमत ने भगत सिंह व साथियों को दी गई फांसी को इस तरह प्रस्तुत किया मानो वो आतंकवादी हों। वो लोहिया ही थे। लोहिया वो व्यक्ति थे जब भगत सिंह को आतंकवादी डिक्लेयर करने की बात हुई थी तो सबसे पहले वही खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था वो आतंकवादी नहीं, राष्ट्रभक्त हैं। लोहिया का मूलभूत सोच कुछ मुद्दों पर इतना ज़्यादा गहन था और गंभीर था कि आज तक हम उनको याद करते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन से सन 1933 में नमक सत्याग्रह विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि लेकर हिंदुस्तान आते ही लोहिया जी को अनगिनत अच्छी नौकरियों के प्रस्ताव मिले, लेकिन लोहिया ने सब कुछ ठुकरा दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सबसे ख़ास बात जो हम लोगों को देखने में आती है वो ये कि एक तो उनको बचपन से ही राजनीति में उनका बहुत इंटरेस्ट था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने जब वो पढ़ने गए थे बम्बई के साथ साथ फिर एक्टिव राजनीति में साथ साथ पढ़ाई की। पढ़ाई करने के साथ साथ डॉक्टरेट की इकोनॉमिक्स में बर्लिन से। उन्होंने भारतीय केंद्रीय विधानसभा की सदस्यता को नामंजूर किया क्योंकि उन्हें ब्रितानी सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रति वफादारी की शपथ लेनी पड़ती। लोहिया जी की आंखों में एक ही सपना पल रहा था, एक आजाद और सशक्त समाज का। उनका कहना था, नाकामी से मत डरो, कोशिशें कामयाबी जरूर देंगी। आजादी की अलग तेज हो चुकी थी। हिंदुस्तान बस अब ब्रितानी हुकूमत खत्म कर हवा में आजादी की सांस लेना चाहता था। 9 अगस्त 1942 की वो सुबह जब लाखों लोग गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों भारत छोड़ो का उद्घोष करते हुए निकल पड़े, उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर भारत छोड़ो आंदोलन को नाकाम करने की कोशिश की। आंदोलन और तेज हो गया। एक दौर ऐसा आया जब सारे बड़े आंदोलनकारी गिरफ्तार कर लिए गए। उस वक्त भूमिगत रहते हुए लोहिया ने नेतृत्वहीन आंदोलन का न केवल बखूबी नेतृत्व किया बल्कि अनेक क्रांतिकारी लेख लिखे। साथ ही गुप्त रेडियो का संचालन करते हुए करेंगे या मरेंगे, मैं आजाद हूं का उद्घोष किया। अंग्रेजों द्वारा दी गई यातनाओं के बारे में डॉक्टर लोहिया का कहना था कि उन्होंने इन सभी यातनाओं को अपने आत्मबल और मन की शक्ति के बल पर सहन किया। देश आजाद हुआ। एक तरफ देश आजादी का जश्न मनाने को तैयार था, वहीं सच ये भी था कि भारत का विभाजन हो चुका था। आजादी के साथ विभाजन ने सांप्रदायिक हिंसा को भड़का दिया था। आम जनता के बीच में भय का माहौल था। सांप्रदायिक हिंसा की आग को बुझाने के लिए गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाने वाले एकमात्र लोहिया जी थे। गांधी जी के साथ उनका सामंजस्य बहुत अच्छा था क्योंकि लोहिया जी जब आए अपनी पीएचडी पूरी करके तो उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ी उसमें सत्याग्रह, उसमें धरना प्रदर्शन, अनशन, यही महात्मा गांधी जी के भी टूल थे। वो महात्मा गांधी जी के सत्य के प्रति आग्रह और सत्य के प्रति निष्ठा के लिए भी उतने ही
मतलब जुड़े हुए थे, उतने ही आग्रही थे जितने कि गांधी जी थे, क्योंकि उन्होंने अपनी केरल की सरकार सिर्फ इस मामले में गिराई थी कि भाई आप ये बताओ, किसी भी सरकार को लाठी और गोली चलाने का हक तब है, तीन स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति हो आगजनी, दूसरी स्थिति हो लोगों के पास बंदूक हो, तीसरी लोग सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान कर रहे हो। जब किसान तीनों नहीं कर रहे थे तो केरल की उनकी सरकार ने गोलियां क्यों चलवाई? तो महात्मा गांधी भी क्या थे, इन्हीं चीजों को मानते थे। महात्मा गांधी ने गोवा सत्याग्रह पर उनका समर्थन किया है। तो आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के वो एक सच्चे सिपाही थे। हालांकि उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन यात्रा में कभी महात्मा गांधी जी का उपयोग नहीं किया, पर अपने जीवन की शुचिता, पवित्रता, अपने कमिटमेंट, सत्य के साथ प्रयोग, इन सब के लिए गांधी जी को ही अपना आदर्श बनाया। आजादी के बाद लोहिया जी ने गोवा मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। आज भी लोहिया गोवा के लोकगीतों में अमर हैं। पहली मांझी ओवी, पहली मांझी फूल, भक्त ने अर्पिन लोहिया ना। वो गोवा में पुर्तगाली हुकूमत में जेल गए थे और पुर्तगाली हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार किया था। गोवा जंग आज़ादी के जनक लोग लोहिया को मानते हैं आज भी। तो लोहिया एक बार छूट के आए लिस्बन के गिरफ्तारी होने के बाद, और जब बम्बई पहुंचे तो उन्हें पत्रकारों ने पूछा, डॉक्टर लोहिया आपका अगला कार्यक्रम क्या है? उन्होंने कहा निर्भर करता है एंटोनियो सालाज़ार पर और भारत के प्रधानमंत्री पर। अगर वो शोषण करते हैं तो मैं फिर जेल जाऊंगा। उस वक्त एंटोनियो सालाज़ार पुर्तगाल के बस जालिम प्रधानमंत्री थे और वही गोवा पे अत्याचार और जुल्म ढा रहे थे। लोहिया ने राजनीति के तीन प्रतीक बताए, जेल, फावड़ा व वोट। जेल संघर्ष का, फावड़ा रचना का, वोट लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता परिवर्तन का प्रतीक है। डॉक्टर लोहिया शिक्षा को प्रगति का पहला व अंतिम शस्त्र मानते थे। वो मुखर होके कहते थे कि अगर हमें सामाजिक और आर्थिक समानता लानी है तो सभी गरीब और अमीर बच्चों के लिए एक ही स्कूल तथा विश्वविद्यालय होने चाहिए। कुशल अर्थशास्त्री लोहिया ये मानते थे कि समाज की छोटी इकाई किसान व मजदूर आत्मनिर्भर हो और वे स्वयं के लिए 2 जून की रोटी आसानी से कमा सके। उन्होंने विकेंद्रित समाजवाद का समर्थन करते हुए चौखंबा राज्य की परिकल्पना की। वे मशीनों के विरोधी नहीं थे, लेकिन मानव श्रम की अनदेखी उनको बर्दाश्त नहीं थी। जो आजादी मिली वो पावर ऑफ ट्रांसफर था। लोहिया पावर और ट्रांसफर से सहमत नहीं थे और वो नई चीजें बनाना चाहते थे। जैसे वो चाहते थे कि भारत में एक जो संविधान हम लोगों ने बनाया, तैयार किया, वो संविधान कहीं से लेके वो चाहते थे नहीं उस पर काम हो। वो विदेश नीति को रूस और अमेरिका से अलग रखना चाहते थे। इन दोनों से, उस समय सोवियत संघ था, वो चाहते थे इंडिविजुअल हो। वो जिस मतलब अपनी फिलॉसफी को डेवलप कर रहे थे वो फिलॉसफी पश्चिम की नहीं थी, वो इंडिजीनियस भारतीय सोशलिज्म की बात करते थे। तो वो जो पूरा का पूरा सिस्टम था उससे वो नाखुश थे, तो वो सत्याग्रह करते थे। आप देखिए केरल में वो अपनी सरकार गिरा देते हैं। तो जब जो आदमी सिस्टम से नाखुश था, नाराज था, अपने नए सिस्टम के बारे में उसकी एक धारणा थी, तो वो जो नया सिस्टम था उसको बनाने के लिए वो सत्याग्रह करता था, तो उसका जेल जाना लाजमी था। क्योंकि वो पावर ऑफ ट्रांसफर जो हुआ था, जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था भारत में, उसमें किसी भी बिंदु पर कोई पार्ट नहीं थे, तो इसलिए उनका गुस्सा लाजमी था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार तभी सबके लिए लाभदायक होगा जब हर एक देश में मजदूरी की पैदावार करीब करीब बराबर हो। तो ये तो मैं 15 बरस पहले कह चुका था कि जो अब संसार बनने वाला है उसमें शायद यही होगा कि यूरोप के लोग तो वो बड़ी बड़ी मशीनों की चीजें हमको बेचेंगे, जिसमें 1 घंटे की मेहनत से उतना पैदा होगा जितना यहाँ पर 10 घंटे की मेहनत से हाथ करके से बढ़िया और खूबसूरत और बेल बूटे वाली चीजें पैदा करेंगे। लोग बड़े खुश हो रहे हैं, हमारा व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन क्या खाक पत्थर बढ़ रहा है? ये तो 10 घंटे की मेहनत का विनिमय 1 घंटे की मेहनत से हो रहा है, या 15 घंटे की मेहनत का विनिमय 1 घंटे से हो रहा है।
लोहिया एक ऐसी शख्सियत थी जो बड़ी से बड़ी ताकत से टकराने की हिम्मत रखते थे। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने उन्हें दर्जनों बार गिरफ्तार किया, लेकिन आजाद भारत में उन्होंने इससे भी अधिक बार गिरफ्तारी दी। डॉक्टर लोहिया का स्वलिखित पत्र ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, जिसमें लिखा है, जिस खेती में नफा नहीं उस पर लगे लगान नहीं। पत्र के अंत में लिखा है कि अहिंसा सबको ही सीखना चाहिए। एक जो सशक्त सोच भारतीय राजनीति में आई है सोशलिज्म को लेकर, वो डॉक्टर लोहिया की ही देन है। वो उसके जनक थे। 6 विदेशी भाषाओं के जानकार, बेहतरीन अंग्रेजी बोलने व लिखने वाले लोहिया ने नारा दिया, चले देश में देशी भाषा। वे मानते थे गरीब, किसानों व शोषितों को उनकी भाषा देकर उनके अंदर आत्म स्वावलंबन व आत्मविश्वास भरना चाहिए। ये नतीजा कि हम और किसी देश की धनी भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका तो बड़ा ही खतरनाक परिणाम होगा। तब हमारी भाषाएं तो गरीब बनी रह जाएंगी। जो लोग कहते हैं कि तेलुगु, हिंदी, उर्दू, मराठी गरीब भाषाएं हैं और आधुनिक दुनिया के लायक नहीं है, उनको तो और ज्यादा इन भाषाओं के इस्तेमाल की बात सोचना चाहिए, क्योंकि इस्तेमाल करते करते ही तो ये भाषाएं धनी बनेंगी ना आगे। जब मैं कभी इस तर्क को सुनता हूं हिंदुस्तान में, तो बहुत आश्चर्य होता है कि मामूली बुद्धि के लोग भी कैसे इस बात को कह सकते हैं कि अंग्रेजी का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम्हारी अपनी भाषाएं गरीब। अगर अंग्रेजी का इस्तेमाल करते रह जाओगे तो तुम्हारी अपनी भाषाएं तो कभी धनी बन ही नहीं पाएंगी। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये मान भी लें कि अंग्रेजी धनी है और अपनी भाषाएं गरीब हैं, तो भी इससे एक जरूरी तर्क निकल जाता है कि अपनी भाषाओं का इस्तेमाल हो, तभी ये धनी बने। समय से आगे चलने वाले बहुमुखी प्रतिभा की धनी लोहिया की लेखनी चली और खूब चली। मुखरता के साथ अपने विचारों को लिखा। उनका कहना था, नाकामी से मत हारो, कोशिश कामयाबी जरूर देती है। ये संयोग ही था कि लोहिया जी का जन्मदिन 23 मार्च को होता है और इसी दिन शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहादत दी गई थी। उनके मन में शहीदों के प्रति विशेष श्रद्धा और सम्मान था और यही कारण था कि उन्होंने जीते जी कभी भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। ठेठ देसी अंदाज की जीवन शैली जीने वाले डॉक्टर लोहिया ने भारतीय नारी की मेधा को देखा, पहचाना और कहा, भारतीय नारी को द्रौपदी जैसा होना चाहिए, जो आत्मविश्वास से भरपूर हो, जो स्वयं के साथ होने वाली हर गलत घटना का संयत तरीके से जवाब मांग सके। लोहिया जी जो हैं वो स्त्री को पुरुष के बराबर ले आना चाहते थे, उसके अंदर की दबी हुई आग को जलाना चाहते थे, उसे क्रांति की चेतना की का प्रतिबिंब बनाना चाहते थे, प्रतीक बनाना चाहते थे। लोहिया ने कहा था कि जाति तोड़ने का सबसे सफल व सरल उपाय है कि उच्च व निम्न जातियों के मध्य रोटी व बेटी का संबंध स्थापित हो। वे मानते थे कि वर्ण, स्त्री, संपत्ति व सहनशीलता के सवालों को हल किए बिना देश का कल्याण संभव नहीं है। कालेलकर समिति पर बिंदुवार विश्लेषण किया है। तो सबसे पहली बात ये कि आरक्षण का आधार केवल जाति नहीं है, लिंग भी है, महिलाएं हैं, धर्म भी हो सकता है अगर अल्पसंख्यक कमजोर हों। इसी तरह से तमाम आर्थिक वर्ग हैं, जैसे कि सीमांत मजदूर हैं, सीमांत किसान हैं, श्रमिक हैं। तो डॉक्टर लोहिया तो 60% और 90% आरक्षण की बात करते थे। लोहिया जी आजीवन अविवाहित रहे। उनका मानना था कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति का अपना निजी विषय होता है और इसीलिए उनका कहना भी था कि धर्म और राजनीति तथा राजनीति में धर्म कभी भी नहीं मिलाए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश के चित्रकूट जिले की महत्ता से
शायद ही कोई वाकिफ न हो। जब दशरथ पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो राम, सीता व लक्ष्मण चित्रकूट गए। यहाँ पर चलने वाला रामायण मेला लोहिया जी की देन है। जिस राम को और जिस कृष्ण को नायक बनाया लोहिया ने अपने जीवन में, और वो आपको पता होगा कि वो कई बार राम कथाओं पर आयोजन करते थे। लोहिया ने पुस्तक व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास चक्र में धर्म से संबंधित अपने विचार कुछ यूं उल्लेखित किए हैं। राम, कृष्ण व शिव भारत में पूर्णता के 3 महान स्वप्न हैं। सबके रास्ते अलग हैं, लेकिन हर एक पूर्ण है। राम की पूर्णता मर्यादित व्यक्तित्व में है और कृष्ण की पूर्णता उन्मुक्त व संपूर्ण व्यक्तित्व में है, और शिव की पूर्णता असीमित व्यक्तित्व में है। शिव आदि है, अनादि है, अनंत है। लोहिया जी चिंतक और विचारक के साथ साथ उन्हें भारतीय धर्म और भारतीय दर्शन में भी आस्था थी। लोहिया जी भारतीय देवी देवताओं जैसे भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने जो लिखा है वो बहुत अद्भुत और सुंदर है। आज की युवा पीढ़ी को भी उसे पढ़ना चाहिए। डॉक्टर लोहिया इन सिद्धांतों को विश्व पटल पर फलीभूत देखना चाहते थे। विश्व समाजवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन, जाति प्रथा का उन्मूलन, विश्व विकास समिति, अंतर्राष्ट्रीयवाद, भूमंडलीय निशस्त्रीकरण, साक्षात्कार। ग्लोबल सिटीजन का उन्होंने एक सपना देखा था। उस समय शायद ग्लोबल सिटीजन के बारे में सोचना भी लोगों को शायद अंदाज नहीं लगता होगा कि इसका मतलब क्या है। आज तो हम इंटरनेट की दुनिया में हैं, इंटरनेट में हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, लेकिन लोहिया जी ने तब सोचा था कि अगर ऐसा सिटीजन हो सके, वैश्विक सिटीजन हो सके कोई, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आतंकवादियों को लेकर आज हम परेशान हैं, एक्स्ट्राडिशन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि यहाँ का पैसा लेके कोई भाग गया और दूसरे देश में रह रहा है, उसको वापस बुलाना है, तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं बहुत सिंपल हो जाती अगर ऐसा हो सकता। देश काल सीमा से आगे देखने वाले लोहिया ने विश्व नागरिकता का सपना देखा। वे मानते थे कि हर मनुष्य को किसी एक देश का नहीं, विश्व नागरिक होना चाहिए। उस समय में आज के तरीके संचार का इतना अच्छा साधन नहीं था जिस समय में लोहिया जी विश्व नागरिकता के बारे में सपने देखते थे। यदि विश्व नागरिकता होती तो संस्कृति का अच्छा आदान प्रदान होता और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अपराध पर भी नियंत्रण होता। महात्मा गांधी के बारे में लोहिया ने कहा कि 20वीं सदी की 2 खोजें, एक महात्मा गांधी व दूसरी एटम बम। लोहिया राजनीति में शुचिता के पक्षधार रहे। आप देखिए कि जिस गोवा मुक्ति सत्याग्रह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस समय उनका समर्थन कर रहे थे और उन्होंने तारीफ की थी। संसद के बाहर वो देखते थे कि भारत कैसे चले, उस किसके साथ मिलकर भारत को चलाया जाए, और संसद के अंदर वो देखते थे कि भारत को चलाने के लिए नीतियां किसके साथ मिलकर बनाई जाए। ये है राष्ट्रीय गैर बराबरी के तो कोई बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हर मौके पर आई जाता है। एक तरफ 8 आने रोज के हैं खेत मजदूर के, उसी तरह से मैंने जो हिसाब लगाया, प्रधानमंत्री साहब के ऊपर एक दिन का 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा होता, चाहे उनकी आमदनी न हो लेकिन खर्चा कर लेते हैं। और आज के युग में और समाज में एक बड़ी अच्छी बात ये हो गई है कि राजनीति में लगे हुए लोगों को आमदनी करने की जरूरत नहीं रहती। सही माने में लोहिया देश की आत्मा थे। सर्वहारा की लड़ाई सर्वहारापन से ही लड़ी। उन्होंने खुद के लिए 1 गज जमीन भी नहीं रखी। लोहिया वो थे जो सच की कीमत पर अपनी सरकार तक गिराने में नहीं हिचके। लोहिया जी ने विश्व नागरिकता का स्वप्न देखा था, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। 12 अक्टूबर 1967 को मां भारती का ये सपूत इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया। आज उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में डाक टिकट, शैक्षिक संस्थाएं,
अस्पताल, पार्क आदि का निर्माण किया गया है। लेकिन उनके प्रति असल सम्मान तब होगा जब हम जात पात से परे, वर्ण विहीन, असमानता से दूर, आर्थिक असमानता को दूर करते हुए स्त्री पुरुष के समान वाले समाज का निर्माण करेंगे।